थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, नाम तो सुना होगा। कौन था मैकॉले? आइए थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न यह है कि इतना दम्भ, इतना घमंड आया कहां से? उत्तर है कम जानकारी से। आप कह सकते हैं कि जिस टिपिकल मिडिल क्लास सोच के तहत आज हम लोग काम करते हैं, वही सोच मैकॉले की थी। 10 जून 1834 को मद्रास में बंदरगाह पर जो पहला भारतीय व्यक्ति उसे दिखा, तब मैकॉले को बस हंसी ही आती रही कि जब उसे 15 तोपों की सलामी दी गई, तब उसने समझ लिया कि उसके देशवासियों को यहाँ अगर रहना है तो वे मात्र लड़ाके और शासक होकर ही रह सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ दिस एजुकेशन ऑन द हिंदूज इज प्रोडिजियस। No Hindu who has received English education ever remains sincerely attached to his religion. मैकॉले ने कहा था कि हमने रूस को सभ्य बना दिया अंग्रेजी सिखाकर, लेकिन आज हम जानते हैं कि रूस में रूसी भाषा चलती है, अंग्रेजी नहीं। और रूस की विश्व में क्या धाक है, यह हम सब जानते हैं। नमस्ते। 1834 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बड़े अधिकारी के रूप में इंग्लैंड से एक व्यक्ति भारत आता है। 3 वर्ष बाद वापस चला जाता है। किंतु इन 3 वर्षों में भारत के इतिहास पर ही नहीं, वरन भारतीयों के मानस पटल पर ऐसा अक्स छोड़ जाता है जो आज अमिट सा दिखता है। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, नाम तो सुना होगा। कौन था मैकॉले? आइए थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। सनातनी भारतीय मैकॉले को भारत की शिक्षा पद्धति को तोड़ने और अंग्रेजी भाषा को हम पर थोपने के लिए जानते हैं। इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन यह भी जानना उचित होगा कि मैकॉले ने ही भारत में पहले लॉ कमीशन के सदस्य के रूप में दंड संहिता लागू करने की प्रक्रिया आरंभ की थी, जो कालांतर में 1862 का इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता बना। और भारत की पुलिस व्यवस्था कुछ समय पहले तक उसी कोड से चलती थी। हालांकि उससे पहले 1860 में पुलिस एक्ट बन चुका था। बाय द वे, ये लॉ कमीशन किसी राज्य व्यवस्था ने नहीं, वरन एक कंपनी ने गठित किया था 1833 के चार्टर के तहत। 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS लागू हुई और पुराने कोड में कई परिवर्तन किए गए, लेकिन आज भी IPC के कई प्रावधान और उनके अंतर्निहित सिद्धांत बहुत नहीं बदले हैं। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा कि मृत्यु दंड को लेकर विचार यही है कि इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में प्रयोग करना चाहिए। मैकॉले भी यही कहता था, लेकिन उसका दिमाग सीधा चलता था। उसके अनुसार खून करना और राज्य के प्रति गंभीर अपराध के मामलों में मृत्यु दंड दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि उसकी नजर में ब्रिटिश राज्य के प्रति असहमति दिखाने वाला व्यक्ति खूंखार अपराधी ही हो सकता था। इसलिए क्रांतिकारियों को मृत्यु दंड देना काफी आम बात थी। वीर सावरकर जी के काला पानी की सजा के बारे में आपने तो सुना ही होगा। मैकॉले इस प्रावधान के पीछे भी था। पहले यह अस्थायी होता था, यानी लोग कुछ वर्षों बाद वापस लौट सकते थे, लेकिन मैकॉले का कहना था कि काले पानी की सजा सदा सर्वदा के लिए होनी चाहिए, यानी जो एक बार गया वह लौट के नहीं आ सकता। उसके अनुसार इससे इतना भय लोगों में पैदा होगा कि वे वस्तुतः कुछ अच्छा करने लगेंगे। उसका सोचना था कि हम किसी को कितने भी दिन जेल में रखें, उसके परिजनों को एक आशा बंधी रहेगी, लेकिन जब उसे किसी ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जिसके बारे में वे जानते भी नहीं, और यह आशा भी नहीं रहेगी कि वह वापस आएगा, और उन्हें पता भी नहीं होगा कि वह जीवित भी है या नहीं, यह जो भय है वह लोगों को अपनी हद में रहने को मजबूर कर देगा। हाँ, अंग्रेजों के लिए उसके नियम अलग थे। उन्हें बस ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र से बाहर जाने का दंड दिया जा सकता था, क्योंकि उसके अनुसार हर एक गोरा ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधि था और भारतीयों के सामने उसे एक अपराधी के रूप में नहीं दिखना चाहिए था। शिक्षा पद्धति की बात करें तो मैकॉले को भारत में अंग्रेजी भाषा थोपने के लिए जाना जाता है। 1835 में उसने अपना प्रसिद्ध मिनट्स ऑन एजुकेशन भारत में गवर्नर जनरल्स काउंसिल के लीगल मेंबर के रूप में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को प्रस्तुत किया। अब ये गवर्नर जनरल जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, ये ध्यान रहे। मैकॉले को भारतीय शिक्षा व्यवस्था की उस समय की वास्तविकता से कोई मतलब नहीं था। आपको ज्ञात है
कि धर्मपाल जी ने अपनी पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री में कई ब्रिटिश अधिकारियों के 1820 से 1830 के दशक में किए गए सर्वेक्षणों का उल्लेख किया है, जिसमें भारत की देशज शिक्षा व्यवस्था का गुणगान किया गया था। लेकिन मैकॉले अपनी दुनिया में जीने वाला व्यक्ति था। उसके पास इतना समय नहीं था कि वह जाके उन सर्वेक्षणों को देखे। उसके सामने एक सीधा साधा विवाद था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और ब्रिटिश शासकों के बीच चल रहा था। वह यह कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत या उर्दू को बढ़ावा दे या अंग्रेजी को। मैकॉले ने स्पष्ट विचार रखे कि इंग्लिश पढ़ाना ही ठीक है। एक धड़ा कह रहा था कि यदि हम संस्कृत और उर्दू पढ़ाएं तो इससे स्थानीय जनता का विश्वास हम अधिक जीत लेंगे। दूसरा धड़ा कह रहा था कि अंग्रेजी पढ़ाकर इन दबे कुचले लोगों और अशिक्षित लोगों को प्रगति के पथ पर लाया जा सकता है। मैकॉले यह कह रहा था कि हम संस्कृत या उर्दू पढ़ने के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन अगर हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो लोग पैसे देंगे। और यही हुआ भी। अंग्रेजों के रहने तक ही नहीं बल्कि उसके बाद भी और वस्तुतः अभी तक। इसी को कहते हैं कॉलोनाइज्ड माइंडसेट। वैसे भी संस्कृत और किसी भी भारतीय भाषा में उपलब्ध साहित्य के बारे में तो मैकॉले का कहना था कि इतना सारा साहित्य तो किसी अच्छे पश्चिमी पुस्तकालय की अलमारी के एक खाने में आ जाएगा। प्रश्न यह है कि इतना दम्भ, इतना घमंड आया कहां से? उत्तर है कम जानकारी से। जब आपको जानकारी कम हो और आपको विश्वास हो जाए कि इससे अधिक जानने को कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको सब कुछ जान लेने का घमंड आ ही जाता है। इसे समझने के लिए मैकॉले के निजी जीवन पर नजर डालनी होगी। व्यक्ति जब कुछ पुस्तकें पढ़ लेता है और बिना विशेष मेहनत किए कोई पद पा जाता है, किसी सिस्टम का हिस्सा हो जाता है और फिर उसे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी जाती है, तब वह ऐसे ही बात करता है मानो उसने ना सिर्फ पूरी दुनिया देख ली है बल्कि जो कुछ भी जानने लायक है वह सब जानता है। मैकॉले की कहानी कमोबेश यही है। ईसाई मिशनरी हितों के पैरोकार जैकरी मैकॉले के घर में जन्मे थॉमस मैकॉले एक आम मध्यम वर्ग परिवार से था। उसके पिता स्लेवरी को समाप्त करने के पक्ष में तो थे, लेकिन ब्रिटेन के उपनिवेशों अर्थात कॉलोनीज में मिशनरियों को भेजने के लिए माहौल बनाने में लगे रहते थे। 1813 में इस सोच को सफलता मिल गई जब ब्रिटिश संसद ने मिशनरियों को भारत में जाने की इजाजत दे दी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा नहीं चाहती थी। कालांतर में मैकॉले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिल हुआ और यहां उसने अपनी अच्छी अंग्रेजी कविता के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। वाद विवाद आदि में अच्छा था, पुस्तकें बहुत पढ़ता था। कुछ वर्षों बाद उसने विधि यानी कि लॉ की पढ़ाई पूरी की और बैरिस्टर हुआ। इसके बाद 1830 में वह ब्रिटिश संसद का सदस्य बना। ना, वह कोई राजनेता नहीं था, उसने कोई भी चुनाव नहीं जीता था। वह संसद सदस्य बना कान चुनाव क्षेत्र से। अब क्या था कि उस समय ब्रिटेन में एक व्यवस्था थी पॉकेट बरो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। इस व्यवस्था के तहत होता क्या था कि एक अमीर आदमी किसी क्षेत्र में बहुत अधिक जमीन का मालिक होता था और वह वहां के सारे मतदाताओं को, जो संख्या में बहुत अधिक नहीं होते थे, अपने पक्ष में करके रखता था। उस क्षेत्र से वही चुनकर आता था जिसे वह चाहता था। तो मैकॉले पर यह मेहरबानी करने वाले थे लॉर्ड लैंसडाउन, उत्तराखंड वाले लैंसडाउन साहब के दादाजी। हालांकि यह भी कहना होगा कि मैकॉले और उसकी पार्टी ने इस व्यवस्था का विरोध किया। 1832 में सुधार हुए और बाद में वह लीड्स से संसद सदस्य बना बाय वर्च्यू ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉट बाय विनिंग लाइक अ नॉर्मल पॉलिटिशियन। इतनी मेहरबानी की वजह मैकॉले ने एडिनबरो रिव्यू नाम की पत्रिका, जिसके लिए वह लिखता था, में जेम्स मिल के राज्य प्रशासन पर विचार की तीखी आलोचना की थी और यह लॉर्ड लैंसडाउन को पसंद आ गया। तो उन्होंने मैकॉले को खाली पड़ी कान सीट से संसद सदस्य बना दिया। वैसे मैकॉले सबसे बनाकर रखने वालों में था। बहरहाल जेम्स मिल को हम जानते हैं हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखने के लिए, जबकि वह भारत कभी नहीं आया। अपनी पुस्तक के तीसरे वॉल्यूम में ही उसने बताया था कि कैसे ब्राह्मण अपने से नीची जातियों के लिए काल थे और हमने उसे ही पूरी तरह आत्मसात कर लिया। जबकि ना तो मैकॉले और ना ही मिल को भारत से कुछ विशेष लेना देना था। उस समय ब्रिटिश संसद सदस्यों को वेतन नहीं मिलता था, तो वह लेख लिखकर
या कुछ कॉलेज का काम करते हुए अपना काम चलाता था, लेकिन एक वक्त पर उसे अपने गोल्ड मेडल्स भी बेचने पड़े। मैकॉले अपने परिवार, विशेषकर अपने पिताजी और अपनी बहनों से बड़ा स्नेह रखता था। वह अपने घर निरंतर पत्र आदि भेजता रहता था और हमेशा कहता था कि उन लोगों के साथ समय बिताना उसे सबसे अच्छा लगता था। लेकिन यदि कहीं ठीक ठाक और रेस्पेक्टफुल काम करके उसे पैसा मिल रहा है, तो वह कार्य वो स्वीकार कर लेता था। आप कह सकते हैं कि जिस टिपिकल मिडिल क्लास सोच के तहत आज हम लोग काम करते हैं, वही सोच मैकॉले की थी। भारत से मैकॉले का परिचय तब शुरू हुआ जब उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सचिव बनाया गया 1832-33 में। तब उसने भारत के जमींदारी सिस्टम, लैंड लॉस के बारे में जाना, और जैसा कि उसकी आदत थी, थोड़ी जानकारी के बाद ही बैंक को पत्र लिखा कि अब मैं तुम्हें इस विषय पर घंटे भर का लेक्चर दे सकता हूं। और जब वह यह सब कर रहा था, तब लंदन में ऊंचे रसूख वाले लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना होता था। सब कुछ मजे में चल रहा था। मैकॉले के भांजे जॉर्ज ओटो ट्रेवेलायन ने लाइफ एंड लेटर्स ऑफ मैकॉले वॉल्यूम 1 में लिखा है कि मैकॉले विवादास्पद मुद्दों पर नहीं बोलता था, और इसीलिए दोनों ओर के सदस्य उसको पसंद करते थे, और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी में सुधारों सहित कंपनी के चार्टर को आगे बढ़ाने से जुड़ा बिल पास हो गया। और हालांकि यह हमारे लिए आज बहुत बड़ी बात लग रही हो, तथ्य यह था कि एक बुधवार को संसद में बहुत कम सांसदों के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के सुधार का बिल पास हुआ। यानी ना तो भारत उस समय इंग्लैंड के लिए और ना ही मैकॉले के लिए किसी बड़ी चिंता का कारण था। वस्तुतः जब मैकॉले को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बड़े अधिकारी के रूप में भेजने की बात शुरू हुई, तो मैकॉले को शंका थी कि कंपनी उसके नाम का विरोध करेगी, क्योंकि उसने सुधारों के पक्ष में बोला था। उसके समर्थक फिर भी मैकॉले को भेजने के पक्ष में थे। ऐसे में मैकॉले ने अपने समर्थकों को कह रखा था कि उसका नाम हटाकर किसी और का नाम दे दें और फिर कंपनी से जबरदस्त लड़ाई लड़ी जाए। मतलब पंगे में सीधे नहीं फंसना। सो टिपिकली मिडिल क्लास। जब भारत आना लगभग तय हो गया था, तब मैकॉले हिसाब लगा रहा था कि कितना खर्च होगा, कितना कंपनी देगी, और खर्च और लगेज को कैसे कम किया जाए। वह अपने मेंटोर लॉर्ड लैंसडाउन को लिखता है कि उसे चिंता है उसके पिता की देखभाल की, उसे चिंता है अपने बहनों की, उसे चिंता है अपने भाई की जो कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाया है, और उसे खुशी है कि वह एक नई चीज सीखने जा रहा है। और फिर वह जोड़ता है कि अगले 5-6 वर्षों में वह 30,000 पाउंड इकट्ठा करके वापस इंग्लैंड आ जाएगा, यानी एक बार फिर पूरी तरह मिडिल क्लास। भारत पहुंचकर मैकॉले को हर भारतीय चीज खराब ही दिखती थी। लोग अच्छे नहीं थे, अनपढ़ थे, झूठे थे, कोर्ट में झूठे गवाहों के बारे में कई बार बात करता है। संभवतः इसीलिए उसने भारत में न सिर्फ दंड संहिता बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की भी आधारशिला रखी। 10 जून 1834 को मद्रास में बंदरगाह पर जो पहला भारतीय व्यक्ति उसे दिखा, तब मैकॉले को बस हंसी ही आती रही। उसने लिखा, He came on board with nothing on him but a pointed yellow cap and walked among us with self-possession and civility, which, coupled with his color, his nakedness, nearly made me die laughing. यानी वह कह रहा है कि पीली टोपी पहने वह व्यक्ति जिस आत्मविश्वास से और सभ्य तरीके से हमारे बीच चल रहा था, और जिस प्रकार उसकी चमड़ी का रंग था, और वह जितने कम वस्त्र पहना था, यह सब कुछ देखकर मैं लगभग हंसी से मर ही गया। हम आज चाहे जो भी कहें, मैकॉले इस बात से पूरी तरह कन्विंस था कि भारत एक दबे कुचले, अनपढ़, गंदे लोगों का देश है जिसे उसे सुधारना है। मस्त लाइफ बिताना है, पैसे इकट्ठे करने हैं और इंग्लैंड वापस चले जाना है। अब ऐसी सोच उसकी क्यों ना हो। वह जब भी किसी नवाब या रजवाड़े से मिलता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर चुका होता था, और यह संभव है कि वह ऐसे ही लोगों से मिलता होगा, तो वह सोचता होगा कि देखो, कल तक यहाँ का राजा था या नवाब था, आज हमारे सामने याचक के रूप में खड़ा है। साथ ही यह भी कि जब उसे 15 तोपों की सलामी दी गई, तब उसने समझ लिया कि उसके देशवासियों को यहाँ अगर रहना है तो वे मात्र लड़ाके और शासक होकर ही रह सकते हैं। तो क्या आश्चर्य है कि उसने अंग्रेजी और दंड संहिता को हमारे ऊपर थोपा। मैकॉले बड़बोला, या अंग्रेजी में कहें तो बॉम्बास्टिक था। अपने पत्रों में विशेषकर उसे इंग्लिश के बीच में भारी भरकम ग्रीक या लैटिन घुसाने की आदत थी। ऐसे लोग हमारे बीच में मिल जाते हैं।
लेकिन उसने जो लिखा है उसे मानना तो पड़ेगा। वह लिखता है कि मद्रास में किसी सज्जन ने उसे पत्र लिखकर आगाह किया कि यहाँ के न्यायालयों में लोग झूठी गवाही बहुत देते हैं और उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो झूठी गवाही दे रहा है उसके दाहिने पैर के अंगूठे को काट दिया जाए। दूसरी ओर अपने मिनट्स ऑन एजुकेशन में वह लिखता है कि हमें लोगों ने संपर्क किया है यह कहते हुए कि उन्हें अंग्रेजी पढ़ाई जाए, तब ऐसे में फिर मैकॉले हमारे बारे में बुरा ही क्यों न सोचे। हमें याद रखना होगा कि मैकॉले भारत की ब्रिटिश द्वारा गुलामी के लगभग दूसरे चरण में आया था। अब प्रश्न यह नहीं था कि किसी दूसरे देश पर कब्जा करना उचित है या नहीं, बल्कि प्रश्न यह था कि कब्जा तो हो गया है, अब इसको स्टेबल कैसे किया जाए, यहाँ की जनता को नियंत्रित कैसे किया जाए। एक ब्रिटिश के लिए भारत में उसके सैनिक वीर थे जिन्होंने इतनी दूर जाकर अपना राज्य कायम कर लिया था। तो मैकॉले हमारी कहानी का विलेन जरूर है, लेकिन स्वयं अपनी नजर में तो वह दबे कुचले लोगों का उद्धार करने के लिए आया था। बहरहाल, जैसा पहले मैंने कहा, मैकॉले को चिंता थी हिसाब किताब की, तो भारत में एकदम मामला चकाचक चल रहा था। उसने महसूस किया कि भारत में रहना और भी सस्ता है, पाउंड और रुपए का एक्सचेंज रेट उसके पक्ष में है। वह ब्रिटेन अपने परिवार को कुछ पैसे भेजने की बात कर रहा है, साथ में यह भी कि क्रिसमस पर 1000 या 1200 पाउंड अलग से भेजेगा। कुल मिलाकर यह देखें तो मैकॉले एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकला व्यक्ति था जिसे किस्मत से इंग्लैंड की संसद में जाने का मौका मिला, कुछ महत्वपूर्ण पद मिले और उसने वही किया जो उसे ठीक लगा। उसको भारत या भारतीय पसंद नहीं थे। वह उस नैरेटिव को कंज्यूम कर चुका था कि इंग्लैंड के लोग पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने निकले हैं, भारतीयों को तो वह अपने पास भी ना फटकने दे। एक और बात, वह जो भी था अपने देश अपनी कौम के लिए था, और उसकी एक झलक मिलती है जब इंग्लैंड में उसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की खबर मिलती है 1857 में, भारत से जाने के 20 वर्ष बाद। वह कहता है कि इतने सारे यूरोपीय लोगों का कत्लेआम डरावना है। उसे अंग्रेजी सरकार के खत्म होने का डर नहीं था, लेकिन जो यूरोपीय मारे जा रहे थे उसको लेकर दर्द बहुत था। वह कहता था कि कई लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में एक भी सिपाही, यानी जो ब्रिटिश के साथ सिपाही थे, सिपाही उनको कहते थे, दिल्ली में एक भी सिपाही को छोड़ना नहीं चाहिए, और वह इसका समर्थन करता है। बहरहाल, जब वह भारत में ही था और उसने अपने पिता को 1836 में पत्र लिखा, तब ऐसा लगता है कि उसकी अंग्रेजी थोपने की मुहिम रंग लाने लगी थी। उसने लिखा, आवर इंग्लिश स्कूल्स आर फ्लरिशिंग वंडरफुली, वी फाइंड इट डिफिकल्ट, इंडीड इन सम प्लेसेस इम्पॉसिबल, to provide instructions to all who want it. At the single town of Hooghly, 1400 boys are learning English. इससे भी मजेदार बात है जो उसने हिंदुओं के लिए कहा। वह कहता है, The effect of this education on the Hindus is prodigious. No Hindu who has received English education ever remains sincerely attached to his religion. Some continue to profess it as a matter of policy, but many profess themselves pure deists, and some embrace Christianity. It is my firm belief that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respectable classes in Bengal 30 years hence. यानी वह कह रहा है कि अंग्रेजी स्कूलों की धूम है, हम कई जगहों पर उसके डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और यह भी कि एक बार इंग्लिश एजुकेशन मिलने के बाद हिंदू अपने धर्म से जुड़ा नहीं रह पाता। वह या तो तर्क के आधार पर ईश्वर पर विश्वास करता है या मात्र एक आदत के रूप में, और कुछ तो ईसाई ही बन जाते हैं। वह दावा करता है कि अगले 30 वर्षों में बंगाल के संभ्रांत वर्ग में कोई भी मूर्ति पूजक हिंदू नहीं बचेगा। आज 2026 में क्या अधिक कुछ बदला है हिंदुओं में? और साथ में यह भी कहता है कि यह सब करने के लिए धर्म परिवर्तन के तमाम हथकंडे अपनाने की भी जरूरत नहीं है। 1837 में मैकॉले का वापस इंग्लैंड जाना तय था। तब उसके पत्रों से ऐसा लगता है कि वह जल्दी से जल्दी इंग्लैंड जाना चाहता था। उसके जिस दंड संहिता को हम ढोते रहे और आज भी कोई बहुत मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है, उस दंड संहिता के बारे में मैकॉले स्वयं कहता है, वेदर इट इज वेल और इल डन, हेवन नोज. I only know that it seems to me to be very ill done when I look at it by myself, and well done when I compare it with the French code or with the English statutes. यानी वह कह रहा है कि दंड संहिता का कार्य
अच्छा हुआ है या नहीं भगवान जाने, लेकिन जब मैं स्वयं से देखता हूं तो लगता है बड़ा बेकार काम हुआ है, लेकिन जब फ्रेंच कोड या अंग्रेजी कानूनों को देखता हूं तो लगता है कि अच्छा काम हुआ है। इस प्रकार एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति, जो ना तो बहुत गूढ़ विद्वान था, ना ही भारत के बारे में जिसकी कोई विशेष जानकारी थी, वह आया और हमें दो चीजें पकड़ाकर चला गया और हम उसे ढोते रहे। क्या इतना कठिन है मैकॉले की विरासत को पलट पाना? लगभग 200 वर्षों तक जब किसी बोझ को हम ढोएंगे, तब निश्चित ही उसकी आदत पड़ जाएगी। आज अंग्रेजी बंद हो जाए तो हम में से कईयों को विड्रॉल सिम्टम्स होने लगेंगे और फिर हम कहते नहीं थकते कि अंग्रेजी आखिरकार इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उसकी इंपॉर्टेंस तो रहेगी ही। वस्तुतः यह बात सही है कि मैकॉले हमारे लिए मात्र एक व्यक्ति नहीं था, वरन एक प्रक्रिया, एक फिनोमिनन का नाम है। उसके जाने के बाद, अवसर होने के बावजूद, जब आज भी उसका वाक्य हम पढ़ते हैं जिसमें वह कहता है कि उसका लक्ष्य है टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पीपल हु वुड बी इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट, तो हमारे भीतर कुछ टूटता है, क्योंकि हम पाते हैं कि उसका यह वाक्य आज भी कितना सही और सटीक है। और ऐसे में हम बड़ी ही आसानी से उसको अपनी सारी समस्याओं की जड़ मान बैठते हैं। हमें स्वयं को यह बार बार बताना पड़ेगा कि मैकॉले को गए 189 वर्ष हो गए हैं, भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए हैं, इसलिए हम उसके तिलिस्म को तोड़ सकते हैं। और उसी मिनट्स ऑन एजुकेशन से हमें प्रेरणा मिल सकती है। मैकॉले ने कहा था कि हमने रूस को सभ्य बना दिया अंग्रेजी सिखाकर, लेकिन आज हम जानते हैं कि रूस में रूसी भाषा चलती है, अंग्रेजी नहीं। और रूस की विश्व में क्या धाक है, यह हम सब जानते हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं? अपने दोस्त से इतना तो सीख ही सकते हैं। नमस्ते।